बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGMT 627 के फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर जो है वो लेसन वाइज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 19 है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट वेरिएबल्स। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हॉरिजॉन्टल लेवल पर की जाती है और इसकी अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट देती है। कामयाबी उन स्ट्रेटेजिक वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने पर डिपेंड करती है जो लॉन्ग टर्म आउटकम्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट की आपने टाइप्स बतानी है। इंटरनल कौन सी हैं। ठीक है, इंटरनल में आ जाती है मैनेजमेंट स्किल्स, रिसोर्सेज, ले ऑफ्स, वेज लेवल्स, फोरकास्ट। एक्सटर्नल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं प्लानिंग स्टेप्स बताने हैं। प्लानिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कम्पिटिटिव, इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी गोल्स। इनमें से आपने ना कोई से 5 तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं। इंटरनल वेरिएबल्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जबकि एक्सटर्नल वेरिएबल्स के लिए टॉप मैनेजमेंट की इनसाइट ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन गैप्स टीम को चेंजिंग एनवायरनमेंट से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 20 लाइफ साइकिल फेज। इसका पर्पस हमने बताना है। प्रोजेक्ट को कंसिस्टेंसी और कंट्रोल के लिए स्ट्रक्चर्ड फेसेस में डिवाइड करना। हर फेज का एंड एक रिव्यू मीटिंग के साथ होता है। टिपिकल फेजेस बताने हैं कौन से हैं। इनके नाम आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, हेडिंग मैं आपको ना सिर्फ इसके नेम बता देती हूँ, आपने खुद से इसकी डेफिनेशन देख लेनी है। फर्स्ट वन कंसेप्चुअलाइजेशन, फीजिबिलिटी, प्रीलिमिनरी प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग एंड कमीशन। साथ में मैंने ये ब्लू में लिखा हुआ है। ठीक है, रोमन में। अगर आपको समझ नहीं आ रही इंग्लिश में तो आप एक दफ़ा रोमन को भी रीड आउट कर ले, लेकिन आपने लिखना इंग्लिश में ही है। ठीक है, लेसन नंबर 21 है स्टेटमेंट ऑफ वर्क, SOW। इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रोजेक्ट के काम और डिलीवरेबल्स की तफसील लिखी हुई डिस्क्रिप्शन मस्ट बी क्लियर, स्ट्रक्चर एंड अलाइन विद CWBS। हु प्रिपेयर इट, कौन प्रिपेयर करता है। इंटरनल प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट ऑफिस विद यूजर इनपुट, एक्सटर्नल में कॉन्ट्रैक्टर। कॉमन इश्यूज बताने हैं कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू वैग्यू टर्म्स, स्कोप क्रीप फ्रॉम अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स एंड कॉस्ट ओवररन्स फ्रॉम एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। प्रिसाइज लैंग्वेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोसीजर्स को डिफाइन करना चाहिए। अवॉइडिंग करनी चाहिए ओवर स्पेसिफिकेशन और रेफरेंस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली। लेसन नंबर 22 है कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। WBS टोटल प्रोजेक्ट स्कोप को हायरार्किकल तरीके से मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करता है। हर लेवल में डिटेल बढ़ती जाती है और इसका पर्पस क्या है WBS का। ये इसमें प्लानिंग, बजटिंग, स्केजुलिंग और रिसोर्स एलोकेशन को आसान बनाता है। और सेकंड पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ वर्क के साथ अलाइनमेंट इंश्योर करता है। स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले लेवल 1 में इंटायर प्रोजेक्ट, लेवल 2 में मेजर डिलीवरेबल्स हैं, लेवल 3 सब डिलीवरेबल्स एंड लेवल 4 वर्क पैकेजेस लाइक टास्क एंड एक्टिविटीज़। इसके बेनिफिट्स बताने हैं। बेनिफिट्स क्या हैं कि क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करना, सपोर्ट करना कॉस्ट एस्टिमेशन को और टास्क अलाइनमेंट को इनेबल करना और प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास का स्ट्रक्चर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि स्ट्रक्चर बताएं। WBS आमतौर पर डिफरेंट लेवल्स में ऑर्गेनाइज होता है और हर लेवल में डिटेल बढ़ती जाती है। सबसे पहले लेवल होंगे, ठीक है, इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, इसके बाद एग्जाम्पल होगी। तो आपने देखना है कि कौन से लेवल में कौन सी चीज़, कौन सी डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लेवल 1 में इंटायर प्रोजेक्ट है, वेबसाइट डेवलपमेंट। लेवल 2 में क्या है, मेजर डिलीवरेबल्स हैं, फेजेस हैं। और लेवल 3 में सब डिलीवरेबल्स हैं। ठीक है, और लेवल 4 में वर्क पैकेजेस है। ये आपको ऐसे करके दे सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन आगे पीछे कर दें और पूछेंगे कि बताएं कौन से लेवल में कौन सी डिस्क्रिप्शन आएगी। ठीक है, या लेवल्स दे देंगे, डिस्क्रिप्शन आगे पीछे आपको करके दे देंगे, मैचिंग करनी होगी, या इस तरीके से भी आप इसको प्रिपेयर करें।
इसके अंदर है कि हर वर्क पैकेज सबसे नीचे वाला लेवल होता है और इससे होना चाहिए, ठीक है। क्लियरली डिफाइन, मेजरेबल एंड असाइनेबल टू अ टीम और इंडिविजुअल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स बतानी है। WBS की कौन सी टाइप्स होती हैं? फर्स्ट वन इज डिलीवरेबल बेस्ड WBS, यानी कि ये फोकस करती है आउटपुट्स पर, लाइक रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। फेज बेस्ड WBS इसका जो सेकंड टाइप है, जिसमें प्रोजेक्ट फेजेस को फॉलो किया जाता है, लाइक इनिशिएशन की जाती है, प्लानिंग और एग्जीक्यूट किया जाता है। थर्ड वन इज हाइब्रिड WBS, यानी ये कम्बिनेशन है दोनों का, डिलीवरेबल का और फेजेस का कम्बिनेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट WBS और CWBS का कंपैरिजन बताना है। इसमें क्या है? WBS में इंटरनल प्लानिंग होती है, जबकि CW में कस्टमर अप्रूव कॉन्ट्रेक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। ये फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल है, जबकि ये फॉर्मल और स्टैंडर्डाइज है। WBS क्या यूज़ करता है? प्रपोजल को, एग्जीक्यूशन को, और CW क्या यूज़ करता है? प्राइसिंग, रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। लेसन नंबर 23 है कॉन्ट्रैक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसकी डेफिनेशन बतानी है। CWBS WBS का कस्टमर अप्रूवल वेरिएंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ होता है। प्रपोजल और एग्जीक्यूशन फेजेस के दरमियान कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। की एलिमेंट्स बताने हैं कि इसके कौन कौन से की एलिमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क के मुताबिक होना चाहिए। प्राइसिंग, रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस के लिए यूज़ होता है। डिफरेंस बताना है प्रपोजल WBS और CWBS का। प्रपोजल ये इंटरनल प्लानिंग होती है और ये फ्लेक्सिबल है, जबकि CWBS में क्या है? इसमें फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल्स हैं और स्ट्रक्चरल एंड अप्रूव बाय क्लाइंट्स। इंपॉर्टेंस बतानी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन इज प्रिवेंट स्कोप मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉस्ट कंट्रोल और ऑडिट्स को सपोर्ट करता है और डिलीवरेबल्स की ट्रेसिबिलिटी इंश्योर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 24 प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग का पर्पस बताना है। इसके अंदर टाइमलाइन, टास्क डिपेंडेंसी और माइलस्टोन्स को डिफाइन किया जाता है। सेकंड के अंदर टाइम को मैनेज किया जाता है, रिसोर्सेज एंड रिस्क को, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस बतानी है, कौन कौन सी अप्लाई की जा सकती है। सबसे पहले टास्क और ड्यूरेशन डिपेंडेंसी को डिफाइन किया जाता है, रिसोर्सेज और कॉन्स्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और एडजस्ट करना, ठीक है। की कंपोनेंट्स बतानी है प्रोजेक्ट स्केड्यूल के। सबसे पहले एक्टिविटीज़ के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं? WBS से लिए गए काम के स्पेसिफिक यूनिट, ड्यूरेशन में हर टास्क को कंप्लीट करने का अंदाज़ा जो लगाया जाता है, एस्टिमेटेड टाइम, और डिपेंडेंसी में लॉजिक रिलेशन होता है टास्क के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माइलस्टोन्स क्या होते हैं? इसके अंदर अहम चेक पॉइंट्स या डिलीवरेबल्स, रिसोर्सेज में पीपल, इक्विपमेंट और मटेरियल्स जो कि टास्क असाइन किए जाते हैं, स्टार्ट और एंड डेट, ठीक है, इसका टाइम होता है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स बतानी है डिपेंडेंसीज की। कितने टाइप्स हैं? 4 हैं। सबसे पहले है फिनिश टू स्टार्ट। FS में क्या होता है? टास्क ए के ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। स्टार्ट टू स्टार्ट, SS में टास्क बी उस वक्त शुरू होता है जब टास्क ए शुरू होता है, ठीक है। फिनिश टू फिनिश में टास्क बी उसी वक्त ख़त्म होता है जब टास्क ए फिनिश होता है, और स्टार्ट टू फिनिश में कम यूज़ होता है। टास्क बी उस वक्त फिनिश होता है जब टास्क ए शुरू होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्केड्यूलिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स। फर्स्ट हमारे पास है गैंट चार्ट। ये क्या होता है? बार चार्ट जो वक्त के साथ टास्क को दिखाता है, ओवरलैप्स और प्रोग्रेस को आसानी से दिखाता है और स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए बेहतरीन है। नेटवर्क डायग्राम यानी PERT CPM क्या होते हैं? ये टास्क की सीक्वेंस और डिपेंडेंसीज को दिखाते हैं और क्रिटिकल पाथ्स यानी प्रोजेक्ट के सबसे जो लेंथी पाथ है उसको आइडेंटिफाई करता है। क्रिटिकल पाथ मेथड CPM में क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन को डिटरमिन करता है। क्रिटिकल पाथ के टास्क में 0 फ्लोट होता है, डिले अलाउ नहीं होता। PERT हमारे पास क्या होता है? PERT में 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। और इसका फार्मूला आपने देख लेना है, एक्सपेक्टेड टाइम का है O + 4M + P / 6। फ्लोट टाइम किसे कहते हैं? इसके अंदर अमाउंट ऑफ टाइम, इतना वक्त जितना किसी टास्क को डिले किया जा सकता है बिना प्रोजेक्ट की एंड डेट को अफेक्ट किए। फ्लेक्सिबल टास्क और क्रिटिकल टास्क की पहचान में मदद करता है। माइलस्टोन्स बताने हैं। सबसे पहले क्या है कि अहम इवेंट्स या डिलीवरेबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी ड्यूरेशन 0 होती है। प्रोग्रेस ट्रैक करने और रिव्यूज शुरू करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है गाला इवेंट स्केड्यूल की। इसके अंदर क्या है कि बुक वेन्यू की ड्यूरेशन है 2 डेज़ की, डिपेंडेंस और माइलस्टोन्स, ये आपने खुद एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। शेड्यूलिंग के पिटफॉल्स बताने हैं कौन से हैं। सबसे पहले है कि इग्नोरिंग टास्क डिपेंडेंसीज, अंडर एस्टिमेट ड्यूरेशंस, ओवरलुकिंग, फेलिंग टू अपडेट स्केड्यूल,
और नॉट आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, लेसन नंबर 25 है एडवांस स्केजुलिंग टेक्निक्स। ठीक है, हम पर्पस हमने बताना है कि पर्पस इसका क्या है। बेसिक स्केजुलिंग को रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, रिस्क बफर्स, ऑप्टिमाइजेशन के जरिए बेहतर बनाता है। टेक्निक्स और डिस्क्रिप्शन बतानी है। टेक्निक्स में हमारे पास कौन कौन सी इसकी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स लेवलिंग में रिसोर्सेज ओवर लोकेशन से बचने के लिए स्केजुअल को एडजस्ट करता है। और फास्ट ट्रैकिंग में क्या किया जाता है, परफॉर्म टास्क इन परफॉर्मेंस टू शॉर्टन टाइमलाइन। क्रैशिंग में ड्यूरेशन कम करने के लिए रिसोर्सेज ऐड करता है। और लास्ट वन इज़ मोंटे कार्लो स्टिमुलेशन, स्केजुअल रिस्क का अंदाज़ा लगाने के लिए प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करता है। लेसन नंबर 26 है बजटिंग एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। इसमें हमने पर्पस बताना है कि पर्पस क्या है इसका। प्रोजेक्ट के टास्क के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अंदाज़ा लगाना और उन्हें एलोकेट करना। ट्रैकिंग और कंट्रोल के लिए कॉस्ट बेसलाइन तैयार करना। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिमेशन की टेक्निक्स कौन सी हैं। अगर जस्ट नेम पूछेंगे तो आपने ये वाले नाम बता देने हैं, एनालॉगस, पैरामीट्रिक, बॉटम अप एंड 3 पॉइंट। और अगर ऐसे पूछने के एनालॉगस की डिस्क्रिप्शन भी साथ में दें तो इसकी डिस्क्रिप्शन में है कि किस पे बेस करती है, सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट्स पे। पैरामीट्रिक में ये फार्मूला और हिस्ट्रिकल डाटा को यूज़ करेगी। बॉटम अप में डिटेल एस्टिमेट्स होगी। और 3 पॉइंट में क्या होता है, एवरेज होती है ऑप्टिमिस्टिक, प्रीमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली कॉस्ट की। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉस्ट कैटेगरीज। इसकी कैटेगरीज बतानी है कौन सी हैं। फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट्स होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में ओवरहेड, यूटिलिटीज़ और एडमिन एक्सपेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने इसकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की इस सब्जेक्ट की तो आप इस वीडियो में से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारा हैंडआउट से ही लिया गया मटेरियल है, बस कि शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो बतानी है। इसके अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल होते हैं, WBS और स्केजुअल से अलाइन है, और रिव्यू और रिफाइन एस्टिमेट रेगुलरली। नेक्स्ट हमारे पास लेसन है 27 कॉस्ट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। पर्पस बताना है। पर्पस में है कि असल खर्च को प्लान बजट के मुकाबले में ट्रैक करना, कॉस्ट वेरिएंस को पहचान कर उन पर रिस्पॉन्स देना। टूल्स और मीट्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर फार्मूलाज गिवन है। सबसे पहले है कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, EV माइनस AV। और इसका पर्पस क्या है, ये शो करता है इफ़ यू आर ओवर या फिर अंडर बजट। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करने मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला है EV ओवर AC, और ये क्या करता है, एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट यूजेज। नेक्स्ट हमारे पास है अर्नड वैल्यू। अर्नड वैल्यू में क्या होता है, ये वैल्यू होती है वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड और मेजर करता है प्रोग्रेस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। फर्स्टली अर्न वैल्यू मैनेजमेंट को यूज़ करना, CPI मॉनिटर करना और कम्युनिकेशन करना है कॉस्ट स्टेटस टू स्टेक होल्डर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कॉस्ट कंट्रोल मैटर, क्यों मैटर करती है ये। अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग ना हो तो सबसे एक्यूरेट बजट भी फेल हो सकता है। कॉस्ट कंट्रोल किस चीज़ को इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट स्टे करे बजट के अंदर और प्रोजेक्ट बजट, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क आर आइडेंटिफाइड अर्ली, स्टेक होल्डर्स आर केप्ट इन्फॉर्म्ड और करेक्टिव एक्शंस आर टेकन बिफोर ओवररन्स एस्केलेट। ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कॉस्ट कंट्रोल के। कौन से होते हैं कोर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन इज ट्रैक एक्चुअल कॉस्ट, मेजर परफॉर्मेंस, फोरकास्ट फ्यूचर कॉस्ट बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स, मेक चेंजेस टू द कॉस्ट लाइन बेस लाइन एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटस टू स्टेक होल्डर्स। EVM क्या होता है, EVM ये जो है ये हार्ट होता है कॉस्ट कंट्रोल का। इसमें स्कोप, स्केजुअल और कॉस्ट को कंबाइन करता है ताकि प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की मुकम्मल तस्वीर सामने आए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ये की मैट्रिक्स में EVM के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो ये आपने खुद से रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, और इनको आप अपने हैंडआउट से लाजमी एक बार टैली कर लीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इंटरप्रिटेशन बतानी है। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि
what you plan to spend by now, value of work actually completed, what you have actually spent। पॉजिटिव का मतलब है कि अंडर बजट, जबकि जो नेगेटिव है वो शो करता है ओवर बजट। ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव का मतलब है अहेड ऑफ स्केड्यूल और नेगेटिव का मतलब है बिहाइंड स्केड्यूल। वन का मतलब है कि कॉस्ट एफिशिएंट है और लेस देन वन से मतलब है कॉस्ट ओवररन। वन होता है अहेड ऑफ स्केड्यूल और लेस का मतलब है कि बिहाइंड, उससे पीछे, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स बतानी है, कौन सी है। फर्स्ट वन इज वेरिएंस, देन ट्रेंड एनालिसिस, देन फॉरकास्टिंग। वेरिएंस में क्या होता है कि इसमें एक्चुअल या प्लान कॉस्ट के मुकाबला करना और डेविएशन की असल वजह जो है वो दरियाफ्त करना। ट्रेंड एनालिसिस में वक्त के साथ कॉस्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करें और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, जो फ्यूचर रिस्क की निशानदेही करें। फोरकास्टिंग क्या होती है, इसके अंदर करंट सीपीसी की मदद से फ्यूचर कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना और इसका फार्मूला क्या है, ईएसी का, टोटल बजट ओवर सीपीआई। फार्मूलाज जितने भी हैं आपने अच्छे से याद करने हैं, किसी पेपर पे आप लिख लें, अच्छे से याद करें, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 4.1 इज चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल में क्या होता है, मैनेज स्कोप चेंजेस दैट अफेक्ट कॉस्ट और इसमें फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस का इस्तेमाल करें। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में क्या होता है, इसके अंदर कॉस्ट स्टेटस स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करें और डैशबोर्ड, वेरियस रिपोर्ट और फोरकास्ट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे पास है टूल्स फॉर कॉस्ट मॉनिटरिंग। कॉस्ट मॉनिटरिंग के टूल्स बताने हैं। फर्स्ट हमारे पास है एमएस प्रोजेक्ट, एक्सेल, प्राइमवेरा और पावर B1। आप इनके आगे से फंक्शनैलिटी खुद से रीड आउट कर लें। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कॉस्ट बेस लाइन को इस्टेब्लिश करना, मॉनिटर करना, उसके बाद इस्तेमाल करना और कम्युनिकेट करना, ठीक है। पिटफॉल्स कौन से होते हैं, मैं आपको पिटफॉल्स बता देती हूँ, आपने इम्पैक्ट खुद से रीड आउट कर लेने। इग्नोरिंग स्मॉल ओवररन्स, नॉट अपडेटिंग एक्चुअल कॉस्ट, ओवर रिएक्टिंग टू माइनर वेरिएंस एंड फेलिंग टू लिंक कॉस्ट टू स्कोप। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये भी आप एक बार खुद देख लें, ठीक है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल देख लें कि इसमें क्या क्या दी हुई है। हम अब स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 28, रिसोर्स एलोकेशन। इसका पर्पस क्या है, इसके अंदर सही रिसोर्सेज का सही टास्क के लिए सही वक्त पर अलाइन करना, ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करना। की कॉन्सेप्ट बताने हैं। की कॉन्सेप्ट के अंदर फर्स्ट वन है रिसोर्स पूल, यानी कि दस्तियाब रिसोर्सेज यानी स्टाफ इक्विपमेंट, रिसोर्स लोडिंग यानी टास्क के लिए असाइन किए गए रिसोर्सेज की मिकदार। रिसोर्स लेवलिंग में क्या होता है, ओवर एलोकेशन के को दूर करने के लिए स्केड्यूल को एडजस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या है कि स्किल्स को टास्क रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मैच करें, बर्न आउट और बॉटलनेक से बचें और रिसोर्सेज, हिस्टोग्राम्स और एलोकेशन चार्ट्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। लेसन नंबर 29 है रिसोर्स मैनेजमेंट चैलेंजेस। इसके अंदर जो चैलेंजेस फेस कौन से करने पड़ते हैं, ओवर एलोकेशन, अंडर यूटिलाइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। आगे सब डिटेल आप खुद से देख लें। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले चैलेंज है, ये जो भी हमने स्टार्ट देखा था कि ओवर एलोकेशन है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिसोर्स लेवलिंग का इस्तेमाल करें या टास्क दोबारा असाइन करें। स्किल्स मिसमैच में क्या होता है कि ट्रेनिंग दें या टास्क असाइनमेंट में चेंजेस करें। अवेलेबिलिटी इशू में पार्ट टाइम रिसोर्सेज या एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। टूल्स बताने हैं कौन से यूज़ किए जाते हैं, RAC1 मैट्रिक्स और टाइम ट्रैकिंग सिस्टम। RAC1 मैट्रिक्स क्या करता है, रोल्स को डिफाइन करता है और टाइम ट्रैकिंग में एक्चुअल यूजेज को प्लान यूजेज के मुकाबले में मॉनिटर करते हैं। लेसन नंबर 30 है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का क्या पर्पस है, इसमें आइडेंटिफाई करना, असेस करना और मिटिगेट किया जाता है अनसर्टेनिटीज़ को जो कि किसी प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कौन से होते हैं, हमारे पास सबसे पहले है रिस्क को आइडेंटिफाई करना, देन उसका एनालिसिस करना, देन रिस्पॉन्स प्लान करना, ठीक है, मॉनिटर भी करना रिस्क को। और जितने मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ इसके हैंडआउट्स के थे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस आपने हैंडआउट्स को बिल्कुल रीड नहीं किया तो आप इसको अच्छे से रीड करें, आपका इंशाल्लाह पेपर इसी में से आएगा, ठीक है। टूल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट वन इज़ रिस्क रजिस्टर, यानी कि तमाम रिस्क उनके ऑनर्स और रिस्पॉन्सेस का रिकॉर्ड रखता है। प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स, यानी इसके अंदर रिस्क को विजुअली प्रायोरिटाइज किया जाता है। कॉन्टीजेंसी प्लान में प्री डिफाइंड एक्शंस फॉर हाई इम्पैक्ट रिस्क, ठीक है, उसके लिए पहले से तय किए गए एक्शंस।
लेसन नंबर 31 है एडवांस रिस्क स्ट्रेटजीज। इसका पर्पस क्या होता है? इसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और प्रोएक्टिव कंट्रोल्स के जरिए बेसिक रिस्क मैनेजमेंट्स को बेहतर बनाना। ठीक है, रिस्क रिस्पॉन्स की स्ट्रेटजीज बतानी है। सबसे पहली स्ट्रेटजी है अवॉइड। ठीक है, अवॉइड में क्या होता है? रिस्क सोर्स को एलिमिनेट किया जाता है। मिटिगेट में लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट को कम किया जाए। ट्रांसफर में रिस्क को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देना। एक्सेप्ट में क्या होता है कि रिस्क को क्या करना? तस्लीम करना, यानी एक्सेप्ट करना और कॉन्टीजेंसी तैयार रखना। रिस्क के ट्रिगर्स बताने हैं। कौन से ट्रिगर्स हैं इसमें? सबसे पहले है कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, साइंस जो बताते हैं कि रिस्क पैदा हो सकता है और इन्हें मुसलसल मॉनिटर करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? कि रिस्क ऑनर असाइन करना, इंटीग्रेट करना रिस्क प्लानिंग को स्केड्यूल और बजट के साथ, और क्या करना? जो लेसन लर्न है ना वो फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, जो गुज़िश्ता प्रोजेक्ट से हासिल की गई लर्निंग का यूज़ करें। लेसन नंबर 35 है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस। इसके अंदर जो पर्पस है वो है कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाना। कॉमन स्टैंडर्ड्स कौन से हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले ISO 9001। इसके अंदर क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 6 सिग्मा। इसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट और डिफेक्ट रिडक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद है TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्वालिटी फोकस। लास्ट में है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी पर फोकस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लायंस की एक्टिविटी। इसके अंदर कंडक्ट इंटरनल ऑडिट्स, मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योर ट्रेसेबिलिटी। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या है? टीम ट्रेन और क्वालिटी स्टैंडर्ड इंटीग्रेट करना और मैट्रिक्स का यूज़ करना परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट 36 लेसन है। इसका पर्पस क्या होता है? टाइमली और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन प्लान इंक्लूड्स। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? सबसे पहले है एलिमेंट, जिसके अंदर है स्टेक होल्डर्स, इंफॉर्मेशन टाइप्स, फ्रीक्वेंसी, चैनल्स। ठीक है, ये सब चीज़ें शामिल हैं। टूल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं? स्टेटस रिपोर्ट, डैशबोर्ड्स, मीटिंग्स, कम्युनिकेशन मैट्रिक्स, ये सारे शामिल हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस बतानी है। बेस्ट प्रैक्टिस में टेलर कम्युनिकेशन टू ऑडियंस, कम्युनिकेशन को ऑडियंस के मुताबिक तैयार करें, मैसेजेस को क्लियर और डिफाइन करें और डॉक्यूमेंट करें तमाम की डिसीजंस को। ठीक है, हमारे पास लेसन है 39 स्टेक होल्डर इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज। इसका पर्पस क्या है? स्टेक होल्डर्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएं और उन्हें मेंटेन रखें। इंगेजमेंट की टेक्निक्स बतानी है। इंगेजमेंट की टेक्निक में फर्स्ट है कंसल्टेशन जिसमें इनपुट्स और फीडबैक हासिल करें। नेक्स्ट इज़ कोलैबोरेशन, इसमें स्टेक होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में शामिल करें। कम्युनिकेशन में स्टेक होल्डर्स को बाकायदगी से मालूमात देना और निगोसिएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करना और इंटरेस्ट को अलाइन करना। इंगेजमेंट प्लान में कौन सी चीज़ें शामिल है? स्टेक होल्डर के रोल्स और एक्सपेक्टेशंस, कम्युनिकेशन मेथड्स और फीडबैक मैकेनिज्म। लेसन नंबर 40 है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसका पर्पस क्या होता है? इसमें क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को ट्रैक करना ताकि गोल्स के साथ अलाइनमेंट रहे। की मैट्रिक्स कौन से होते हैं? सबसे पहले है प्लान वैल्यू PV। इसके अंदर स्केड्यूल किए गए काम की बजट कॉस्ट। EV अर्न वैल्यू में मुकम्मल किए गए काम की बजटेड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में क्या होता है? कॉस्ट इनकर फॉर कंप्लीट। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? कॉस्ट वेरिएंस में EV माइनस AC और शेड्यूल में EV माइनस PV। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इसका यूज़ बताना है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, बेस लाइन में, इसके बाद एक्चुअल प्रोग्रेस मेजर करने में, ट्रैक स्पेंडिंग, ओवर अंडर बजट, अहेड और बिहाइंड स्केड्यूल। ठीक है, इन सब चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि EVM को यूज़ करना चाहिए। CPI SPI ट्रेंड्स को मॉनिटर करें और परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक करें। लेसन नंबर 41 है पर्पस क्या होता है? पर्पस में क्या किया जाता है? स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग के जरिए स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट स्टेटस कम्युनिकेट करना। रिपोर्ट्स की टाइप्स बतानी है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? फर्स्ट वन है स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? मौजूदा प्रोग्रेस और इश्यूज को दिखाता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसमें अचीवमेंट और प्लान्स होते हैं। फोरकास्ट में प्रिडिक्शन की जाती है आउटकम्स की, और वेरिएंस में क्या होता है? डेविएशंस होती है बेस लाइन की। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास की एलिमेंट्स, इसके अंदर समरी होती है, बजट और स्केड्यूल स्टेटस है, रिस्क होते हैं और नेक्स्ट स्टेप्स और रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या है कि इसमें विजुअल एड्स यूज़ किए जाएं, नेक्स्ट है रिपोर्ट्स को कंसाइज रखा जाए और टेलर किया जाए फॉर्मेट टू ऑडियंस नीड्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड और फैलोज के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। ठीक है, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मस्ट शेयर किया करें। लेसन नंबर 42 है प्रोजेक्ट क्लोजर। इसका पर्पस क्या है? इसमें प्रोजेक्ट को फॉर्मल तौर पर मुकम्मल करना और रिसोर्सेज रिलीज़ करना। क्लोजर की एक्टिविटीज़ बतानी है। इसमें सबसे पहले है फाइनल डिलीवरेबल, यानी कि फाइनल डिलीवरेबल को क्लाइंट या स्टेक होल्डर्स के हवाले करना। डॉक्यूमेंटेशन में प्लान्स, रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को अचीव करना। लेसन लर्न में रिव्यू सक्सेस और फेलियर्स। रिसोर्स रिलीज में क्या होता है? टीम और एसेट्स को दोबारा अजाइन या रिलीज़ करना। सेलिब्रेशन में टीम की मेहनत को सराहना और सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 43 पोस्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। इसका पर्पस क्या है? इसमें प्रोजेक्ट के नताइज का जायज़ा लेना और मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए लेसन्स लर्न का रिकॉर्ड करना। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बताना है। इसके अंदर क्राइटेरिया में सबसे पहले है स्कोप। स्कोप में क्या होता है? क्या तमाम डिलीवरेबल्स मुकम्मल हुए? टाइम, क्या स्केड्यूल पूरा हुआ? कॉस्ट, क्या प्रोजेक्ट बजट के अंदर रहा? क्वालिटी, क्वालिटी में क्या होता है कि क्या आउटपुट स्टैंडर्ड्स पर पूरे उतरे हैं? स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, क्या स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई? ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या है? सर्विस को यूज़ किया जाए, इंटरव्यूज़ किया जाए, फॉर्मल रिव्यू मीटिंग्स कंडक्ट करें और इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स को अचीव किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 44 एथिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एथिक्स क्या होते हैं? इसमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में इंटीग्रिटी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना। PMI कोड ऑफ एथिक्स, इसके अंदर सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपने डिसीजंस और आउटकम्स की जिम्मेदारी लेना। रिस्पेक्ट, यानी टीम और स्टेक होल्डर्स की राय की जो है वो कदर करना। फेयरनेस में अवॉइड फेवरेटिज्म और बाइस को जो है वो अवॉइड करना, उससे बचे। ऑनेस्टी में क्या है? सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के साथ कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट हमारे पास है एथिकल चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, मिसयूज एंड डाटा मैनिपुलेशन। बेस्ट प्रैक्टिस किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए? लीड बाय एग्जांपल, इनकरेज एथिकल कल्चर एंड रिपोर्ट अनएथिकल बिहेवियर। लास्ट हमारे पास है लेसन नंबर 45 प्रोफेशनलिज्म इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका पर्पस क्या है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखना और ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को मजबूत बनाना। इसके की ट्रेड्स बताने हैं, कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ कॉम्पिटेंस, यानी कि स्किल्स और नॉलेज को बरकरार रखना। अकाउंटेबिलिटी में अपनी कमिटमेंट को पूरा करना। कम्युनिकेशन में वाज़े, बाअदब और रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन करना। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इसके अंदर फीडबैक हासिल करना और प्रोफेशनली तौर पर तरक्की करना। और बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं कि आपने प्रोफेशनल बॉडीज़ को ज्वाइन करना, परस्यू करना सर्टिफिकेशंस को, ट्रेनिंग्स को और स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप बिल्ड करना। ठीक है।